नमस्कार, मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चीफ की दावत। चीफ की दावत जो कि यूजीसी नेट पाठ्यक्रम अगर आप उठा कर देखेंगे, जिसमें से कहानियाँ लगी हुई है, उसमें से एक कहानी है चीफ की दावत। तो आज उसी को हम लोग देखेंगे, कहानी चीफ की दावत, है ना। इससे पहले लगभग 8 या 9 कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसको आप लोग अच्छे से जाइए और देखिए, अब प्लेलिस्ट में बना हुआ है और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप एक एक कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर चीफ की दावत कहानी को पढ़िए। यानी आज का जो है हमारा कहानी संख्या 9 है। इससे पहले 8 कहानी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। चीफ की दावत की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1956 है ना, याद रखेंगे, प्रकाशन वर्ष 1956। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित है, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, यानी लेखक इनके भीष्म साहनी हैं। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। किसके घर? सामनाथ के घर, है ना। सामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी, है ना। बहुत काम में व्यस्त थे, उसके बावजूद क्या हो गया कि चीफ की दावत आने वाली थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ बनाए मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी, यानी पूरी होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाहियाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हुई। माँ का क्या होगा? इस बात की और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? मतलब घर में जब भी आप देखेंगे जो बूढ़ी औरत होती है उन्हें छिपाया जाता है, तो यहाँ भी उसी तरह ये अपने माँ के विषय में सोच रहे हैं सामनाथ कि माँ का क्या करें। सामान तो हम लोगों ने अच्छे से रख दिया, जब भी कोई अच्छे गेस्ट मेहमान आते हैं तो हम लोग इसी प्रकार करते हैं। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएंगे। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी बालों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिला कर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। क्या पता माँ के बदौलत ही उनकी स्थिति और अच्छी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर चीफ की दावत है, मतलब चीफ यानी मुख्य अतिथि की बुलावा है, गेस्ट है, और उसी को लेकर अपने माँ से इन लोग परेशान हैं। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। यानी डर इस बात का है, कोठरी में तो चली जाएगी माँ, लेकिन वो जब नींद लेती है तो खर्राटे लेने लगती, फिर दिक्कत होने लगी। देखिए किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खिज उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों में
उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबह से चला जाए। यानी माँ भी कहीं ना कहीं चिंतित थी कि मेरा बेटा के यहाँ इनके साहब आ रहे हैं तो वो भी अच्छे से उनका मान सम्मान हो, इज्जत बना रहे और किसी भी प्रकार का परेशानी न झेलना पड़े। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निबट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ आज जल्दी सो जाना, सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित से आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी अधेड़ उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीप अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियाँ होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे ऊंची उतार ली और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घुसना, न ही खुदा खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊँ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊँ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों के सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खुटियाँ कमरों में कहाँ लगाए जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चिप का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा तुम्हारी। उन्होंने फिर अंग्रेज में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं उल्टी सीधी बात हो गई, चिप को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज की ओर सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वुड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनके कर बोली, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ ना, नीरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उसे दुगना ले लेना। मेरा जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी
नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सोमनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैंने पढ़ी लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चिप सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे की हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वह बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियाँ का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियाँ की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सोमनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रोम में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक के बाहर निकले। आगे आगे सोमनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सोमनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। यानी बरामदे में एन कोठरी के बाहर में माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए, सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरी हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था। माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सोमनाथ क्रुद्ध हो उठे, यानी गुस्सा गए। उनके पुत्र जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराए कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखते हुए खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों में सोमनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाए। सोमनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सोमनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी।
यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। क्यों? क्योंकि वो पुराने रीति रिवाज प्रवृत्ति की थी, वो हाथ मिलाना नहीं जानती थी, सिर्फ नमस्ते प्रणाम यही जानते थे। लेकिन आधुनिकता है, ज़माना बदल रहा है, हाथ मिलाने को कहा जा रहा है। मगर तब तक चिप माँ का बायां हाथ ही बार बार हिला कर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यानी जो विदेशी आए थे, जो दावत आए थे, जो चीफ थे, है ना, वो पूछ रहे हैं अंग्रेजी में कि हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे हो। तो उनके बेटा सामनाथ कह रहे हैं कि कहो माँ मैं खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, है ना। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ, कहो माँ हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली हाउ डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है ना, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चिप खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बंधे देखने लगे। माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है क्या। वाह माँ, मेहमान का कहा हुआ भी कोई टालता है क्या। साहब ने इतना रिझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएंगे। मैं क्या गाऊँ बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजा में कहा, माँ इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता। माँ बैठ गई और छिन्न दुर्बल लरचती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगे। हरियाणी माए हरिया भी बहने, हरिया तो भागी भरिया है। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियाँ गा के चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल गया। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया, यानी जिस बात से डर थे वो डर हट गया। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियाँ बनाती हैं और फुलकारियाँ बनाती हैं। फुलकारियाँ क्या। सोमनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी। क्यों माँ साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान की उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर
से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़र बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर माँ कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती और पर वह बार बार उमड़ आते जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटी की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सोमनाथ के घर भी जा छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें लग रहा था कि मैं जो खर्राटे ले रही हूँ इससे मेरे बेटा जो सोमनाथ है वो क्रोधित हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। दरवाजे खुलते ही सोमनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुँचती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। उन्हें लगा कि मेरे वजह से इन्हें शर्मिंदा महसूस हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं था। सोमनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। माँ, क्या कहा तुमने? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सोमनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने की फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब, खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं माँ, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियाँ भरा मुँह खिलने लगा। आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी माँ अपने बेटे के लिए अच्छा चाहती है, भलाई चाहती है, तरक्की देखना चाहती है। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूँ ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं तो मैं बना दूँगी। बेटा जैसे बन पड़ेगा बना दूँगी। यानी अपने बेटा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर सोमनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में और घूम गए। यानी इस कहानी में आप दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं, दिखाया गया है कि एक जो माँ होती है वो घर की बुढ़िया होती है और घर की बूढ़ी और उनका बेटा जो काम करने गया होता है वो चीफ की दावत यानी चीफ को बुलाते हैं अपने घर में मेहमान के रूप में।
और वो चाहते हैं कि उनका आदर संस्कार हम अच्छे से करें। और घर में जो बूढ़ी मेरी माँ है उसको बाहर में रखें, इन लोगों को पता न चलने दिया जाए कि मेरे घर में एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी माँ है ना। लेकिन क्या पता कि बूढ़ी माँ के वजह से घर का माहौल बदल गया, रौनक आ गया, चार चांद लग गया, और उसी माँ की वजह से उसकी पदोन्नति भी हो सकती है। यानी फिर भी बूढ़ी अम्मा को लग रहा था कि मेरे वजह से इन्हें परेशानी हुआ होगा, क्योंकि मैं खर्राटे मना किया गया था खर्राटे नहीं लेना, फिर भी खर्राटे ले रही थी। जबकि इसका प्रभाव उन लोगों पर सकारात्मक रूप से पड़ा, और अंत में क्या हुआ कि इनके जो गाने थे और इनके फुलकारियाँ थी, इनके वजह से, इनके माँ की वजह से यहाँ पर जो माहौल था घर का वह और अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। और माँ हरिद्वार जाने खोजने लगी तब तक कि अब क्या करूँगी, आप लोग अच्छे से रहिए घर में अपने पत्नी के साथ, इस प्रकार अपने बेटे से कहती है। लेकिन ये जैसे ही कहते हैं कि माँ आप अगर फुलकारी बना के मेरे साहब को देंगे, है ना, मेरे चीफ को देंगे, जो आए हैं उनको अगर बना के देंगे तो मेरे कामों में पदोन्नति हो सकती है, तरक्की हो सकती है ना, तो आपको इतना काम तो करना होगा। तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा का कोई भी तरक्की देखना चाहता है, और इसके लिए वो अपना जान न्यौछावर तक कर सकती है। यानी इस एज में इनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है, फिर भी बोलती है कि बेटा मैं आपके लिए फुलकारी अवश्य बनाऊंगी, आपके साहब के लिए अवश्य बनाऊंगी, जिससे आपको और तरक्की हो सके। इस प्रकार ये कहानी छोटा सा था, लेकिन बहुत मानविक कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर आते हैं किसी अन्य कहानी को लेकर, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।